बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी बाय एरिस्टोटल। हम देखेंगे बैकग्राउंड क्या है एरिस्टोटल के हवाले से ट्रेजेडी का, उसकी डेफिनेशन क्या है ट्रेजेडी की जो एरिस्टोटल बयान करते हैं। इसके अलावा वो एलिमेंट्स, वो पॉइंट्स, वो कंपोनेंट्स जो एरिस्टोटल ने एक आइडियल ट्रेजेडी के लिए बयान की हैं वो क्या है, और उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर आज भी जो कोई भी ट्रेजिक वर्क लिखा जाता है उसको जांचा जाता है कि आया ये ट्रेजिक वर्क है या नहीं। अगर वो उन एलिमेंट्स पे पूरा उतरता है जो एरिस्टोटल ने बयान किए हैं तो तभी उसको एक ट्रेजिक वर्क माना जाता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि ट्रेजेडी जो है उसके ऊपर बहुत फोकस किया है किस में, पोएटिक्स जो बुक है एरिस्टोटल की उसके अंदर 26 चैप्टर है उसकी बुक के, जिसमें से 7 चैप्टर्स उसने दिए हैं इस टॉपिक को। वो कहते हैं कि जो तमाम आर्ट्स हैं उनसे इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास ट्रेजेडी है और ट्रेजेडी को लिखा जाना चाहिए पोइटिक फॉर्म में। बड़ी कंप्रिहेंसिव सी डेफिनेशन हमें देता है ट्रेजेडी की। वो बयान कर लेते हैं कि ट्रेजेडी इज़ एन इमिटेशन ऑफ एक्शन। इमिटेशन ऑफ एन एक्शन है। इमिटेशन किसी भी पर्सन की इमिटेशन नहीं हो रही, एक्शन की इमिटेशन वहाँ पे हो रही है। दैट इज़ सीरियस एंड कम्प्लीट, जो कि सीरियस होता है यानी कॉमेडी नहीं होगी इसमें, कंप्लीट होता है। इज़ ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड, यानी कि उसकी एक प्रॉपर लेंथ होती है और एक उसकी लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को इसके अंदर फॉलो किया जाता है। इन सब पॉइंट्स को हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। इन एम्बलिश लैंग्वेज यानी कि हाईली मेटाफोरिकल लैंग्वेज इसके अंदर इस्तेमाल की जाती है। ड्रामेटिक नॉट इन अ नरेटिव फॉर्म, यानी नरेटिव फॉर्म में नहीं लिखा जाता, ड्रामेटिक फॉर्म में लिखा जाता है। विद इंसिडेंट्स रूजिंग इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर, और ऐसे इंसिडेंट्स उसके अंदर शामिल किए जाते हैं जो पिटी एंड फियर को पैदा करते हैं। टू अकॉम्प्लिश कैथारसिस ऑफ सच इमोशंस, किसके लिए ये पैदा किए जाते हैं इमोशंस, फियर एंड पिटी के कैथारसिस के लिए पैदा किए जाते हैं। तो इन सब पॉइंट्स को जो हमने देखे कि ये इमिटेशन ऑफ एक्शन है, सीरियस एंड कंप्लीट है, सर्टेन मैग्नीट्यूड है, एम्बलिश लैंग्वेज है, ड्रामेटिक है, नरेटिव नहीं है, यूज़ करता है फीलिंग्स ऑफ पिटी एंड फियर अकॉम्प्लिश करने के लिए कैथारसिस को। इन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे मज़ीद। इसके अंदर हमें 4 एलिमेंट्स मिलते हैं: मैनर ऑफ इमिटेशन, ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन, मीन्स ऑफ इमिटेशन एंड एम ऑफ इमिटेशन। ये तो हो गई उसकी एक कंप्रीहेंसिव से डेफिनेशन, जिसके पॉइंट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। वो इसके अलावा भी कुछ एलिमेंट्स, कुछ पॉइंट्स बताता है एक आइडियल ट्रेजेडी के लिए, उसके अंदर ही ये सारी डेफिनेशन डिस्कस होगी। जिसमें पहला पॉइंट आता है प्लॉट, दूसरा डिक्शन, तीसरा थॉट, चौथा कैरेक्टर, पांचवा मेलोडी एंड छठा स्पेक्टेकल। एक एक करते हुए हम इनको डिस्कस करते चले जाते हैं। किसी को उसने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, किसी को कम इंपॉर्टेंस दी है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो उसने दिया वो प्लॉट को दी है ट्रेजेडी के अंदर। अब प्लॉट क्या होता है, कहते हैं कि पहले प्लॉट की उसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। अरिस्टोटल प्लॉट के बारे में क्या कहते हैं, कहते हैं कि प्लॉट इज़ लाइफ एंड सोल ऑफ ट्रेजेडी, यानी कि ज़िंदगी और रूह दोनों ही ट्रेजेडी को उसने करार दे दिया। बाकी मजीद कहता है कि अ ट्रेजेडी इज़ इम्पॉसिबल विदाउट प्लॉट, यानी कि प्लॉट के बगैर कोई ट्रेजेडी नहीं हो सकती, यानी कि ये ज़रूरी है। बट देयर माइट बी वन विदाउट करेक्टर, कहते हैं इतनी ज़रूरी है कि करेक्टर से भी ज़्यादा ज़रूरी है। करेक्टर्स ना हो, प्लॉट हो तो ट्रेजेडी, यानी कि ज़ाहिर है करेक्टर्स का होना भी ज़रूरी है, लेकिन वो इंपॉर्टेंस बताना चाह रहा है प्लॉट की कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है प्लॉट की। अब प्लॉट 2 तरह का होता है, या सिंपल होता है या कम्प्लेक्स होता है। ट्रेजेडी के लिए जो अरिस्टोटल मानता है कि आइडियल ट्रेजेडी के लिए कम्प्लेक्स प्लॉट होना चाहिए। अब प्लॉट की खसूसियात कुछ होती हैं, कहता है कि ये कम्पैक्ट होना चाहिए, अच्छी तरह से ये यूनाइटेड होना चाहिए, कम्पैक्ट होना चाहिए, सर्टेन मैग्नीट्यूड होना चाहिए, यानी कि इसकी प्रॉपर लेंथ होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा लंबा हो ना बहुत ज़्यादा छोटा हो। इसके अलावा कहता है कि इसका एक्शन ऐसा हो जो कि इसके अंदर लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पाया जाता हो, ऐसा हो जो कि हो सकता हो कभी ज़िंदगी में या कभी हो चुका हुआ हो। ऐसी चीज़ें, ऐसे एक्शंस, ऐसे प्लान्स इसके अंदर बयान किए जाने चाहिए। इसके अलावा ये फीलिंग्स ऑफ पिटी एंड फियर अरोज करता हो, यानी कि इसके अंदर जो डेफिनेशन थी हमारी प्लॉट के हवाले से, सर्टेन मैग्नीट्यूड हो, सीरियस हो, कंप्लीट हो, उसको ही हमने एक्सपेंड करके इसके अंदर बयान कर दिया। सेकंड जो एलिमेंट है वो है करेक्टर का, कि करेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब करेक्टर की वो 4 हमें एसेंशियल्स बताता है कि क्या उसके अंदर पॉइंट्स होने चाहिए। एक तो ही शुड बी गुड करेक्टर, यानी कि अच्छा करेक्टर होना चाहिए एक ट्रेजिक हीरो का। अगर वो बुरा करेक्टर होगा तो लोग उसके साथ सिंपैथी कैसे करेंगे, फीलिंग्स ऑफ पिटी एंड फियर कैसे रूज होंगी। इसलिए वो कहता है कि वो अच्छा करेक्टर होना चाहिए, लेकिन परफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो परफेक्ट होगा तो मतलब वो कोई गलती कर ही नहीं सकता, कोई एरर ऑफ जजमेंट हो ही नहीं सकता। इसलिए वो कहता है कि वो परफेक्ट भी नहीं होना चाहिए और वो बैड पर्सन भी नहीं होना चाहिए कि लोग उसके साथ सिंपैथी ना करें।
दूसरी क्वालिटी ये बताता है कि द करेक्टर मस्ट बी अप्रोप्रिएट टू द स्टेटस और टाइप ही रिप्रेजेंट्स, यानी कि वो उस जिस करेक्टर को वो रिप्रेजेंट कर रहा है आदमी, वो उसके लिए हमें कैपेबल भी नज़र आना चाहिए कि अगर कोई बादशाह का करेक्टर कर रहा है तो उसकी पर्सनैलिटी, उसका सारा एटीट्यूड, उसके वर्ड्स, उसकी वोकैबुलरी, उसकी स्पीचेस तमाम उसको रिप्रेजेंट कर रही होनी चाहिए। थर्ड बताते हैं द करेक्टर शुड बी ट्रू टू लाइफ, वो ट्रू यानी रियलिटी के करीब होना चाहिए। फोर्थली द करेक्टर शुड बी सेल्फ कॉन्सिस्टेंट, सेल्फ कॉन्सिस्टेंसी भी उसकी एक क्वालिटी अब हमें बताता है। इसके अलावा मज़ीद कहते हैं कि एक जो फॉल फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी टू एडवर्सिटी, यानी कि एक अच्छा नोबल पर्सन है हमारे पास, गुड पर्सन है हमारे पास, लेकिन उसे कोई एरर ऑफ जजमेंट हो जाता है। एरर ऑफ जजमेंट का ये है कि वो विलिंग नहीं था उस काम को करने के लिए, उस गलती को करने के लिए, लेकिन नादानिस्तगत तौर पर उससे वो गलती सरजद हो जाती है, तो वो जो अपनी प्रॉस्पेरिटी है उससे एडवर्सिटी की तरफ आ जाता है, यानी कि वो जो ऊपर एक हाई रैंक पे खड़ा होता है अपने उस एरर ऑफ जजमेंट की वजह से, अपनी उस नादानिस्तगी की वजह से वो नीचे आ जाता है, एडवर्सिटी की तरफ आ जाता है, उसका फॉल शुरू हो जाता है। आगे थॉट की वो बात करता है। थॉट का मतलब वो है अल्फाज का चुनाव, यानी कि जो करेक्टर है, जो स्पीकर है, जो हमारे पास हीरो है, जो ट्रेजिक हीरो है, वो किस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करता है, किस तरह की वोकैबुलरी को यूज़ करता है, फिर किस तरह, असल में ये चीज़ है ही स्किल टू से राइट थिंग इन राइट टाइम एंड राइट मैनर, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी थॉट को अरिस्टोटल ने। फिर बात करता है डिक्शन की। डिक्शन जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है, जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं, मेटाफर, सिमिली, सिंबल्स, उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है अरिस्टोटल ने कि किस तरह की लैंग्वेज आप अपने मैसेज को, अपने वर्क को प्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है मेलोडी का। मेलोडी यानी कि जो लिरिकल और म्यूजिकल एलिमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं कोरस की जानिब से, उसको कहते हैं मेलोडी। वो पीछे मेलोडी फ्राहम हमें करते हैं। अब जब ग्रीक था अरिस्टोटल, जब ये लिखा गया था, तब कोरस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी मिलती, ज़्यादा दो ही कामों के लिए कोरस को इस्तेमाल किया जाता था। या तो वो एलिमेंट्स के बारे में बताते जो ड्रामे के अंदर, प्ले के अंदर, ट्रेजेडी के अंदर जो नेक्स्ट होने वाले थे, या ट्रेजिक रिलीफ फ्राहम करते थे कि लोग बहुत ज़्यादा जो सस्पेंस होता था और बहुत ज़्यादा लोग डर जाते थे, एक हॉरर क्रिएट हो जाता था, फियर क्रिएट होता था, उसको थोड़ा सा रिलीफ फ्राहम करने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता था। आखिरी जो हमारे पास पॉइंट है वो है स्पेक्टेकल। ये हमारे पास उन कॉस्ट्यूम्स, उन सीनरी पे मुश्तमिल है जो कि थिएटर में जब रिप्रेजेंट किया जाता है ट्रेजेडी को, ज़ाहिर है ड्रामा को जब लिखा जाता था फिर उसको प्रेजेंट किया जाता था, तो जो थिएट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होती थी, जो प्रोडक्शन होती थी थिएट्रिकल, उसके लिए जो कॉस्ट्यूम्स और सीनरी वगैरह थी उसके हवाले से कैसी होनी चाहिए, किस तरह की सीनरी इस्तेमाल करनी चाहिए, इसमें बयान करता है अरिस्टोटल इसको। ये उसका कॉन्सेप्ट ऑफ इमिटेशन था, जिसके अंदर वो बताता है प्लॉट कैसा हो, करैक्टर कैसा हो, उसमें वोकैबुलरी कैसी यूज़ की जाए, उसके अलावा मेलोडी कैसी हो, उसके अंदर सीनरी कैसी हो जब उसकी थिएट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो रही हो। इसको जाहिर सी बात है बहुत तनकीद का निशाना भी बनाया गया था, क्योंकि वो जो बयान करता है ट्रेजेडी, वो कहता है बस ये एक पोइम की शक्ल में हो, लेकिन यानी कि पोइट्री की शक्ल में हो, लेकिन ये तो शॉर्ट स्टोरी की शक्ल में भी ट्रेजेडी बयान हो सकती है, नावल की शक्ल में भी, डांस की शक्ल में, सीरीज़ ऑफ पेंटिंग की शक्ल में, किसी भी तरीके से, ज़रूरी नहीं कि उसके लिए पोएम का भी इस्तेमाल किया जाए। ये उसका एक फ़िला था। दूसरा वो कहता था कि बस ड्रामेटिक फॉर्म में हो। भाई क्यों सिर्फ ड्रामेटिक फॉर्म में हो, नरेटिव फॉर्म में भी हो सकती है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी हो सकती है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे जिनको बयान किया गया। लेकिन जैसे हमने प्लेटो को देखा था, उसके हमने देखा कि उसने चार्जेस पोइट्री के एंगेज लगाए थे, उस पर भी काफ़ी तनकीद उसको मिली, लेकिन उसने एक हमें कॉन्सेप्ट फ्राहम कर दिया था लिटरेरी क्रिटिसिज्म का। उसी तरह अरिस्टोटल ने भी हमें ट्रेजेडी के बारे में कॉन्सेप्ट फ्राहम किया। उसने आइडियल ट्रेजेडी हमें फ्राहम की, इडिपस रेक्स जो कि सोफोक्लिस की जानिब से लिखी गई है, उसको सामने रखते हुए, और आज भी इसको बहुत ज़्यादा अहमियत हामिल है। इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखा जाता है एक ट्रेजेडी के वर्क को पढ़ते हुए, उसको क्रिटिकली रिप्रेजेंट करते हुए। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी की समझ आ गई होगी कि कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी क्या है अरिस्टोटल का। आगे इसकी हर पॉइंट को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ट्रेजिक प्लॉट में कौन से कैथारसिस क्या होता है, ट्रेजिक प्लॉट क्या होता है, उसके अलावा करैक्टर क्या होता है, ये सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।